नमस्कार बच्चों, मैं नितेश पटेल आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक्स के जो टाइप है, जो प्रकार है, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल मैंने मैट्रिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट था, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, और मैट्रिक्स की जो कोटि है और मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम कैसे दिखाते हैं, कैसे मैट्रिक्स को बनाते हैं, ये पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। और वहां मैंने कहा था कि आगे भी चल के और भी मैट्रिक्स के अलग अलग पार्ट आने वाले हैं, इसलिए मैंने वहां पर मैट्रिक्स के लिए वीडियो पार्ट 1 नाम रख दिया था। तो आज हम लोग मैट्रिक्स पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग को जानना क्या है कि जो मैट्रिक्स होते हैं वे कितने टाइप के मैट्रिक्स बन सकते हैं, यानी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं वे कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, उसको इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार, ये हम लोग को जानना है। अगर टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो उस टेक्स्ट बुक में जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स का जो नंबर है वो दिया है 7 को। तो उन सातों मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं उसको हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से एक ही करके एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस सेकंड वाले जो मैट्रिक्स का ये सेकंड वीडियो है, इसमें बस हम लोग यही पढ़ना है कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि हम लोग को जानना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी अवयवों के प्रकार। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बारी बारी से उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो ये मैं यहाँ पे एक चीज और भी लिख दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स के लिए पार्ट 2, ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। और भी आगे बहुत सारे इसमें चैप्टर है, उसको बारी बारी से सब डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी अवयवों के प्रकार, जो ये पार्ट 2 वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स, हिंदी में इसको कहेंगे पंक्ति अवयव। ये होता है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव। ये अवयव होता क्या है और ये कैसा दिखता है या कैसा ये बनता है, ये हम लोग को देखना है। तो अगर नाम से हम ध्यान दें कि पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव का मतलब हुआ कि एक ऐसा अवयव बने जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। सिर्फ एक पंक्ति का मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाए, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया है कि कोई मैट्रिक्स ए है, और इसमें जो हम एलिमेंट सेट करेंगे वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल पंक्ति हो, मतलब सिर्फ एक पंक्ति हो, जैसे 2 3 5 0, इस तरह से। ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स को दिखा रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक पंक्ति है। अगर ऐसे देखा जाए ऐसे तो एक पंक्ति है, हालांकि यहाँ पे कॉलम की बात नहीं हो रही है, जो स्तंभ होता है उस स्तंभ की बात नहीं हो रही है। अगर हम स्तंभ का नंबर देखें यहाँ तो ये 4 हो जाएंगे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। तो रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है या वैसा भी होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया। इसी तरह से हम और भी ये बना सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक दूसरा व्यू बी है, तो 2 4, अगर ये अगर लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक रो मैट्रिक्स है, इसमें भी क्या है, तो सिर्फ एक रो यहां दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे हम रो मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ये रो मैट्रिक्स का हो गया। अगर परिभाषा में बोलना हो तो ये कह सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स या वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसी तरह अब दूसरा यहां हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, यानी स्तंभ अवयव, ये चीज होता है। ठीक है ना, स्तंभ अवयव ये क्या होता है,
इसमें अभी हम लोग पढ़े हैं कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक इसके विपरीत वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, जैसे अगर मान लें कि मैट्रिक्स ए है तो हम लोग का ऐसा बनाना है जिसमें केवल एक कॉलम होना चाहिए। तो हम यहां बना रहे हैं 2 4 6, केवल एक यहां बना रहे हैं 5 2, केवल एक। लेकिन अगर इसमें रो की अगर बात की जाए तो यहाँ रो 3 को है, 1 2 3, यहाँ 2 है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, तो कॉलम मैट्रिक्स ये हुआ कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, एक से ज्यादा कॉलम नहीं होना चाहिए। तो अगर इस एग्जांपल में मैट्रिक्स ए पर अगर हम विचार करें तो यहाँ क्या है, सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ एक कॉलम है। अब यहाँ अगर हम देखें तो जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, जो मैं कल बताया हुआ था पिछले वीडियो में, जो बताया गया था कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो ए आई जे और यहां एम गुणे एन, ये तो कोटि को दिखाता है, ये एलिमेंटों का ये पोजीशन सेट करेगा, ये मैट्रिक्स का ये नाम हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का जो एक संक्षिप्त रूप है, एक छोटा रूप है, मैंने ऐसे बताया हुआ था। तो अगर इसके अनुसार अगर कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स को अगर देखा जाए तो ये क्या हो सकता है, तो हम जानते हैं कि ये जो पहला यानी जो आई का जगह होता है ये रो के लिए होता है, और जो जे का जगह होता है ये कॉलम के लिए होता है। तो अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें, रो मैट्रिक्स अगर ए है, यहां ए आई जे, तो यहां अगर रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक पंक्ति होती है, एक रो होता है, मतलब एक ये तो हो जाएगा और ये इंटू एन हो जाएगा। ये तो कॉलम है, ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो पंक्ति वाला जो जगह है यहाँ पे सिर्फ एक हो सकता है, तो इसको कहेंगे ये रो मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा। दूसरा अगर कॉलम मैट्रिक्स की हम बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, ए आई जे और यहाँ एम तो रहेगा, लेकिन यहाँ जो कॉलम का जगह है वहां पे सिर्फ एक आ जाएगा, तो ये जो होगा इसको कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग दो समझ गए, जो रो मैट्रिक्स है या जो कॉलम मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं और इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो एक बार मैं फिर से इसको बता दे रहा हूं कि जो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होगा, जिसमें सिर्फ एक रो होगा, उसको हम रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। दूसरा जो कॉलम मैट्रिक्स होगा ये वैसा मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल एक स्तंभ होगा, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोगों को पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हो जाएगा वर्ग अवयव, ये समझिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बाद जितना भी हम लोग अवयव के प्रकार पढ़ेंगे सब इसी पे निर्भर करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको कहते हैं वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें जो रो का नंबर होगा और जो कॉलम का नंबर होगा वो दोनों नंबर समान संख्या में होते हैं, यानी दोनों नंबर बराबर होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां एक अवयव बनाऊं जो इस प्रकार से है 2 3 5 1 0 3 3 2 4, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो इस प्रकार से बनाया गया है जिसमें ये सब अलग अलग एलिमेंट आए हुए हैं, तो अगर इसमें देखा जाए, अगर रो का नंबर देखा जाए तो एक रो, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, मतलब रो का नंबर कितना है, 3 है। अगर कॉलम की बात की जाए तो 1 2 3, तो यहाँ कॉलम भी 3 है। इसका मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो रो का नंबर होता है ये और जो कॉलम का नंबर होता है वे दोनों बराबर होते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से मिले जिसमें रो और कॉलम इन दोनों का नंबर अगर बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहें इसमें तो और भी बहुत सारे एग्जांपल सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लें यहाँ पे कि 2 4 3 5, अगर हम ये ले लें, अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें रो का नंबर देखा जाए तो 1 2
दो रो है, और ये 1 2, इसमें 2 कॉलम भी है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर इसके अनुसार, अगर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर उसके अनुसार देखा जाए तो ए कोई मैट्रिक्स है और ए आई जे, तो यहाँ m गुणे n ये फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि m जो पंक्ति का नंबर है और n जो कॉलम का नंबर है, स्तंभ का नंबर है, ये दोनों नंबर बराबर हो जा रहे हैं। मतलब इसको m गुणे n के बजाय हम m गुणे m भी दिखा सकते हैं या n गुणे n भी दिखा सकते हैं, क्योंकि m बराबर है n के। मतलब जो पंक्ति का नंबर है वो कॉलम के नंबर के बराबर है। नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये दोनों क्या है, ये बराबर होंगे। तो जिस अवयव में जो पंक्ति का नंबर और जो स्तंभ का नंबर अगर दोनों बराबर हो, तो वैसे अवयव को, वैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और इसको चाहे तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने ये 3 मैट्रिक्स को अभी तक समझा। इसके बाद हम लोग समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये चौथा है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये हो जाएगा विकर्ण अवयव। अब जरा ध्यान दीजिए इस पे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मतलब समझते हैं, विकर्ण, विकर्ण मतलब होता है जो, जैसे कि अगर हम यहाँ अगर ये समझाएं इस पे, तो अगर यहां से मैं ऐसे विपरीत जो सम्मुख जो ऐसे दिखाई दे रहा है, इसका सम्मुख ये हो जाएगा, इसका सम्मुख ये हो जाएगा। अगर इसका जो ये बिंदु जो है, अगर इसको हम इस बिंदु के साथ अगर मिला दें, ए बी सी डी, अगर एक और सी से मिला दें तो कहेंगे कि ये क्या है, तो ये डायगोनल है, ये विकर्ण है। तो हम लोग को देखना क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर बना रहा है तो उसके जो विपरीत साइड, जो कोना तिरछा तिरछा जो ऐसे निकला होगा, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। हाँ, एक और चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो विकर्ण अवयव होता है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वहां डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे कि मैं यहां ले रहा हूं ए, ये 2 3 5 0 1 2, फिर यहां 5 3 और -8। मैंने यहां क्या किया, एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है। अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हम लोग पढ़े हैं जिसमें रो का नंबर और कॉलम का नंबर दोनों अगर बराबर हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। बस हम लोग इसमें करना है डायगोनल मतलब अगर ये ऐसे देखें तो ये जो चीज है ये डायगोनल बन जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ अंतर कहाँ होगा कि जो विकर्ण के अवयव होते हैं, जो विकर्ण के एलिमेंट होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट शून्य होते हैं। मतलब इसको हम अभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कर सकते, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर ये सब मान अगर शून्य हो जाए, जैसे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 फिर ये 0, ये कुछ भी संभव है। लेकिन इसके अलावा ये जितने भी बाकी सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, अगर ये सारे के सारे 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम हम डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव उसको कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना है कि कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वहां डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनता। उसको भी यहां देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैंने कि यहाँ अवयव बनाया 2 4 6 3 2 5 ऐसे, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें 2 रो है जबकि 3 कॉलम है। 2 रो 3 कॉलम ये दोनों अलग अलग नंबर में है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा।
अगर ये कोना ऐसे अगर तिरछा देखा जाए तो ये तो मिल ही नहीं रहा है, तो अलग हो जा रहा है, तो ये कभी संभव नहीं है। हालांकि डायगोनल मैट्रिक्स में इस सब के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने 4 मैट्रिक्स को अभी तक समझ लिया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब पांचवा जो मैट्रिक्स है इसको हम समझेंगे, पांचवा होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर यानी अदिश अवयव। अब ये हम समझें कि अदिश अवयव होता क्या है। अगर मैं यहां एक मैट्रिक्स बनाऊं, इसको भी याद रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अगर मैं यहां √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3 कुछ इस तरह से मैट्रिक्स में बनाऊं। अगर गौर से इसको देखा जाए, ये इस मैट्रिक्स ए को, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्योंकि डायगोनल ये, इसके अलावा बाकी सारे जीरो है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अनुसार 3 रो और 3 कॉलम भी है। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन यहां हम लोग को जानना है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल वाले जितने एलिमेंट होते हैं, ये डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सारे एलिमेंट बराबर में होते हैं, यानी बराबर होते हैं। जैसे √3 यहाँ कुछ और भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन करना क्या है कि बस ये जो डायगोनल वाला, जो विकर्ण वाले जो एलिमेंट दिख रहे हैं वे सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए, चाहे कुछ भी यहाँ रखे हो। और इन सब के अलावा जो ये बाकी सारे एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सब के सब शून्य होने चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी हो जाएगा और ये स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं, और इसको हम स्केलर मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा या स्केलर मैट्रिक्स बनेगा, ये कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन स्केलर डायगोनल हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स को भी समझ लिया है। फिर यहाँ जो छठा चीज है, छठा जो प्रकार है, यह होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है? फिर मैं यहां एक मैट्रिक्स बना रहा हूं ए, मैं यहां ले लिया 1, ये 0, ये 0, ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1। अगर मैट्रिक्स ए पे विचार किया जाए तो हम देख रहे हैं कि जो विकर्ण के एलिमेंट हैं, ये जो विकर्ण के एलिमेंट हैं वे सारे एलिमेंट एक हैं और एक समान भी हैं, एक समान भी है और साथ में एक भी है। तो अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से बन रहा है कि उसके विकर्ण के अवयव, विकर्ण के जो एलिमेंट अगर एक हो और इन विकर्ण के एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हो, 0 हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बस एक एक ये होना चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। थोड़ा सा अगर आप विचार करें तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? इसका जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या मिला कि जो विकर्ण के एलिमेंट हैं वे सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। और यहाँ क्या है, बराबर भी है, और सबका एलिमेंट जो इसके विकर्ण के अलावा जितने भी सारे एलिमेंट हैं वे शून्य होने चाहिए।
मतलब क्या आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स भी बन सकता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं वे एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन ये जो डायगोनल जो विकर्ण वाला जो एलिमेंट होगा ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तीनों के एक समान ही होना है, ये हो सकता है, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं। इसका मतलब कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। और इससे तो ये सारा बना हुआ है, क्योंकि इन तीनों के लिए जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं सारा मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो रहा है। इसका मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स भी उसको बोल सकते हैं। अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर अच्छी तरह से अगर समझ लें तो ये चीज इसको भी क्लियर करेगा, इसको भी क्लियर करेगा और इसको भी क्लियर करेगा। ठीक है, मतलब कि इन तीनों को समझने के लिए जिस हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं वे सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। बस अंतर कहाँ होता है, तो जो डायगोनल वाला जो एलिमेंट होता है उसमें सिर्फ अंतर होता है। डायगोनल में क्या होंगे कि जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे वे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उस सब के अलावा शून्य होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे वे सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट है वे सिर्फ एक एक होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए। तो ये चीज हम लोगों ने भी सीख लिया है। ठीक है, अब एक लास्ट इसका प्रकार पढ़ना है जो है जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव, ये तो आसान चीज है। ये शून्य अवयव क्या है? ठीक है, जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव। अब शून्य से ही यहां क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा अवयव बनेगा जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे कि मैं यहां एक एलिमेंट मैट्रिक्स बना रहा हूं, जीरो जीरो जीरो, यहां जीरो यहां जीरो यहां जीरो, और ये हो सकता है। ठीक है, सारे एलिमेंट जीरो है। ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ये भी सारे एलिमेंट जीरो है। ये ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो है। तो जो ये ABC करके ऐसे जो मैट्रिक्स यहाँ दिखाया गया है जिसमें सब के सब जितने भी एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं सबके सब शून्य है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो जीरो मैट्रिक्स का उपयोग है ये सवाल के अनुसार इसका हम प्रयोग करते हैं और सवाल के अनुसार ही इसके कोटि को हम लोग निर्धारित कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सवाल में कोई भी किसी भी कोटि का जीरो मैट्रिक्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं होता है। सवाल जैसा डिमांड करेगा उस कोटि के प्रकार को हम देखते हुए जीरो मैट्रिक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा है कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, मतलब अवयव के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आज सबके बारे में बता दिया। पहला रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा डायगोनल मैट्रिक्स, पांचवा स्केलर मैट्रिक्स, छठा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सातवां ये जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, पंक्ति अवयव मैंने सबका ये नाम भी लिख दिया है, मैंने सबको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। एक बार इसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, एक पंक्ति हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो का नंबर और कॉलम का नंबर दोनों बराबर हो। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा जिसमें जो विकर्ण के अवयव है इनके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट होंगे वे सब शून्य होंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं वे सारे एलिमेंट बराबर में होते हैं और उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट होते हैं वे शून्य होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या मिला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी एक स्केलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है या डायगोनल भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट है वे सारे एलिमेंट सिर्फ एक होने चाहिए और उसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट बच रहे हैं वे सारे एलिमेंट शून्य होने चाहिए। और जीरो मैट्रिक्स में क्या मिला शून्य अवयव में कि वैसा कोई अवयव बनेगा जिसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे चाहे वो किसी भी कोटि का हो वे सारे एलिमेंट शून्य होंगे, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो इतना सारा हम लोग इसमें पढ़ लिए। अब हम लोग ये पढ़ना है
कि अगर एक साथ दो अगर मैट्रिक्स दे दे तो दोनों मैट्रिक्स क्या बराबर होंगे, क्या दोनों समतुल्य होंगे। तो हम लोग को पढ़ना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों की समानता। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये पढ़ना है अवयवों की समानता। मान लें अगर हम एक अवयव बना रहे हैं ए, जो 2 गुणे 3 कोटि का है। 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 का मतलब है कि 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। 2 3 5, ठीक है। और यहाँ 0 1 4, मैंने यहाँ एक अवयव बना दिया जिसका मैं यहाँ कोटि दिखा दे रहा हूँ। 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 गुणे 3 कोटि का ये बन जाएगा। एक और मैं यहाँ मैट्रिक्स बना रहा हूं जो इसी कोटि का होगा। 2 3 5 0 1 4, और ये भी क्या है 2 गुणे 3 कोटि का है। हम लोग क्या पढ़ना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब जो अवयवों की समानता है, ये समानता होती क्या है। अगर एक साथ अगर दो मैट्रिक्स दे दे और ये पूछ दे कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो उस बराबर वाले कंडीशन को देखने के लिए दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, कब एक समतुल्य होंगे, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इस चीज में हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर मैं इस एग्जांपल पे बात करूं, मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स ए बनाया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी बनाया हुआ है। मैं ये कहूंगा कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसको हम दिखाएं कैसे, ए बराबर बी। अगर ए मैट्रिक्स है, अगर बी मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, बराबर है, तो इसको कहेंगे ए बराबर बी। लेकिन ये ए बराबर बी होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, इस शर्त को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पहला शब्द क्या होना चाहिए कि जो भी हम दो मैट्रिक्स की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स का जो कोटि है वो कोटि बराबर होनी चाहिए। जैसे अवयव ए में 2 गुणे 3 कोटि का अवयव बन रहा है, अवयव बी भी 2 गुणे 3 कोटि का बन रहा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद एक मिनट, हाँ, तो हम लोग ये देखना था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि दो अगर मैट्रिक्स अगर दिया हो तो अगर ये जांच करना हो कि क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे, तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या उसका रूल होना चाहिए। तो अगर ए और बी दो यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैंने दोनों के एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है। ए जो है 2 गुणे 3 कोटि का अवयव है, बी जो है 2 गुणे 3 कोटि का अवयव है। तो क्या ये दोनों अवयव बराबर होंगे, तो उसके लिए क्या शर्त होगा। तो पहला शर्त ये होगा कि अगर दो अवयव अगर बराबर होते हैं, अगर दो अवयव अगर बराबर होते हैं तो दोनों अवयव की जो कोटि है वो कोटि समान होनी चाहिए। तो अगर कोटि के अनुसार अगर ए और बी को देखा जाए तो इसमें भी 2 गुणे 3 और इसमें भी 2 गुणे 3, मतलब कोटि के अनुसार ये दोनों अवयव बराबर हैं। दूसरा क्या देखना है, दूसरा ये देखना है कि दोनों मैट्रिक्स के जो संगत एलिमेंट है, संगत एलिमेंट कहने का मतलब है कि अगर मैट्रिक्स ए की हम बात करें, दो के लिए, दो का एलिमेंट, ये दो पहले रो और पहले कॉलम पे उपलब्ध है। ये पहले रो और पहले कॉलम यहां सबसे पहले ये मिला हुआ है। बी में अगर बात करें दो की बात, तो ये पहला रो और ये पहला कॉलम में मिला हुआ है। तो इसका जो संगत एलिमेंट है, वे संगत एलिमेंट इसके भी संगत एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। 2 3 5 2 3 5 0 1 4 0 1 4, मतलब कि सेम ऐसा ही मिलेगा है, कोटि भी बराबर है और संगत एलिमेंट भी बराबर है। तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिक्स यानी ए और बी दोनों बराबर है। तो ये रहा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी जो अवयव की जो समानता है उस समानता के लिए क्या शर्त होना चाहिए, उस शर्त को मैंने यहाँ बताया। बस दो बात याद रखनी है कि अगर दो अवयव अगर बराबर होते हैं तो उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए और साथ में उनके जो संगत एलिमेंट है वे सारे संगत एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी, ये होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिक्स के इस चैप्टर में जो पार्ट 2 है, इसमें हम लोग बस इतना ही पढ़ना था कि जो मैट्रिक्स के टाइप है, जो अवयव के प्रकार है, उस प्रकार को जानना था। मैंने 7 को प्रकार बताया था,
इसके बाद मैं एक ये बताई क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से जो दो या दो से अधिक अगर मैट्रिक्स होंगे तो उनके समानता के लिए क्या शर्त होना चाहिए, मैं उसको बता दिया। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। इसका जो पार्ट 3 वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस चैप्टर को बनाएंगे, जो चैप्टर दिया हुआ है। चैप्टर यहाँ पे 3.1 होगा, मतलब ये एक्सरसाइज 3.1 होगा, इसको हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो चीज है मैंने आज जो इस वीडियो में बताया, इसको समझने के लिए इसका पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। जो पार्ट 1 के नाम से है, ये पार्ट 2 होगा। कल जो हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे वो मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 3 वीडियो होगा, ठीक है। तो अच्छी से समझने की जरूरत है, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके वहां सेंड कर दे। अगर मैं उसको देखता हूं या मैं देखूंगा तो कोशिश करूंगा कि उसके अनुसार उस वीडियो को बनाया जाए ताकि कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है।